ठीक है भाई। तो एक तो अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है और दूसरा अपन को उनके कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। तो कंपाउंड्स में एक तो NaCl वगैरह जैसे कंपाउंड होते हैं उस टाइप से पढ़ना होता है। Na2CO3, NaHCO3, फिर अपन को NaCl और NaOH, ये अपन को 4 कंपाउंड पढ़ने होते हैं। हम सिर्फ अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं अपन, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेपरेटली पढ़ेंगे, बट दोनों के प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके पता है अपन को। ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +1 के अलावा किसी का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने की जरूरत नहीं। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये नेचर में थोड़ा डायरेक्टली एग्जिस्ट तो नहीं करते, वो किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी की वजह से। अब डेंसिटी की बात करेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पहले अपन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द डेंसिटी। अब ना इंक्रीजेस के लिए मोस्टली में ना एरो इधर ना मतलब शॉर्ट फॉर्म पे ज्यादा अपन वो करेंगे, थोड़ा यूज करेंगे। तो इंक्रीजेस डाउन द, क्योंकि मास में इंक्रीज ज्यादा होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन। डेंसिटी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो अपन कहेंगे इसमें मास में इंक्रीज, इनके वॉल्यूम मतलब इनके साइज उतना नहीं बढ़ते जितना इनकी डेंसिटी बढ़ती है, जितना इनका मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। सो इंक्रीज इन देयर मास इज मोर एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम, टॉप टू बॉटम। दूसरा अपन लिखेंगे, अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है दे विल बी सॉलिड्स, तो अपन को मेल्टिंग पॉइंट की बात करना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, टॉप टू बॉटम अगर अपन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मास तो बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर सिंस दे आर सॉलिड्स, तो अगर छोटे साइज होंगे तो पैकिंग ज्यादा होती है, बड़े साइज होंगे तो मास तो ज्यादा होगा लेकिन पैकिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी, उसमें खाली जगह ज्यादा होता है। तो छोटा साइज होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा पहले मेल्ट होगा उसके बाद बॉइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इसलिए अपन दोनों लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिथियम का ज्यादा होगा, सोडियम से ज्यादा होगा, सीजियम का। मतलब मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है भाई, नहीं डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि इसका ज्यादा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने वाला है। सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो बॉटम, क्योंकि अपन उसकी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। थर्ड विल राइट दैट। अब इसमें अपन को अगर मुझे ये सब नहीं बताना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा, हमको पता है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है ना। तो फॉर सॉलिड्स हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है जब इनको टेम्परेचर देंगे तो जो जल्दी गर्म हो जाएगा उसकी हीट कैपेसिटी कम है। मतलब इसको टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा हीट करो और गर्म हो जाता है, मतलब हीट होल्ड करने की कैपेसिटी कम है। और अगर मान लो इसको खूब सारा टेम्परेचर देंगे और गर्म थोड़ा सा ही होता है, मतलब ये हीट होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सॉलिड्स के लिए वी कैन कैलकुलेट बाय Dulong-Petit's law, Petit's law, ये मैंने पहले भी बताया, Dulong-Petit's law। So specific heat in calories per gram,
मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 होता है। दिस इज ड्यूरेंस पोटेंशियल। भाई 6.4 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, मतलब इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाइड्रेशन ऑफ आइंस, तो लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा सोडियम से, सोडियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा सीजियम का। वैसे भी अपन को पता है हाइड्रेशन एनर्जी अगर चार्ज एक जैसा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द कैटायंस एंड आयंस। कंडक्शन ऑफ आइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करेंगे ना अपन, तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम होगा, जिसका हाइड्रेशन कम होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा होता है। लिथियम छोटा साइज है, +1 चार्ज है। सीजियम बड़ा साइज है और +1 चार्ज है। तो इसमें चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया बहुत कम होगी, इसमें चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी। अगर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया इसमें बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्ट भी वाटर को बहुत ज्यादा करेगा, इसलिए इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। छोटा साइज होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वाटर के डेल्टा नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो लिथियम का हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, लिथियम का छोटा साइज होने की वजह से, वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि वाटर बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं। सीजियम पर चार्ज डेंसिटी कम है, सो लेयर भी वो कम ही बना पाता है, बस ऐसे बना। लिथियम में तो और भी है लाइक दैट। तो इस पे अगर अपन मूवमेंट की बात करें तो अपन कहेंगे भाई इसका मास तो कम है, इसको जल्दी चलना चाहिए, ज्यादा कंडक्शन देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल इतने सारे बैठ जाएंगे हाइड्रेशन की वजह से तो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। इसका मास तो पहले ज्यादा था लेकिन हाइड्रेशन कम है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उससे नहीं बैठने वाले, तो वह चलता भी फास्ट है, इसलिए उसका कंडक्शन ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हाइड्रेशन जिसका ज्यादा है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो हाइड्रोजन से ही, हाइड्रेशन से ही थोड़ा रिलेटेड था तो मैंने वैसे करा। फिर अपन फ्लेम टेस्ट लिख सकते हैं। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है अपन को स्कूल में एक प्लेटिनम वायर देंगे वो, और अपन उस वायर पे थोड़ा सा मेटल रखेंगे सॉलिड के फॉर्म में और उसको फ्लेम में ऐसे बर्न कर देंगे, तो फ्लेम का कलर चेंज होगा, जब वो उससे बर्न करेगा ना तो उसका कलर चेंज होगा, उसको कहते हैं अपन फ्लेम टेस्ट। तो अपन कहेंगे भाई लिथियम का फ्लेम टेस्ट, सोडियम का फ्लेम टेस्ट, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऐसे अलग अलग फ्लेम टेस्ट देंगे क्योंकि सबकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगी। तो सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो फ्लेम टेस्ट क्या होता है? फ्लेम टेस्ट कुछ नहीं, इसको बर्न करना है तो फ्लेम का जो कलर होगा वो चेंज होता है। पिंक आया तो लिथियम है, गोल्डन येलो आया तो सोडियम। भाई इनका आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से ही अपन को ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एमिट करेंगे। पोटेशियम होगा तो वायलेट होता है, तो लाइलेट कलर या वायलेट कलर ऐसे बोलते हैं। फिर इसमें रेड कलर होगा,
थोड़ा सा लाइट रेड कलर होता है और ये रेड कलर और लाइट रेड कलर होगा। रेड क्या मतलब रेड ब्लू वायलेट हो जाएगा, अपन इसको रेड वायलेट लिख लेते हैं और फिर ये blue color होता है। और पोटेशियम जो होता है वो लाइलेट कलर होता है, मतलब पेल वायलेट होता है, पेल वायलेट। तो ठीक है, विल राइट दैट बाई ऐसे। अब जो ये कलर्स आते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, जैसे अपन विबग्योर लेते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये कोई वेवलेंथ यूज कर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां वाले वेवलेंथ इमिट होंगे। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ यूज करता है, तो वो इमिट लार्जर वेवलेंथ वाले करेगा। जैसे मान लो मुझे कोई एटम है, अपन इसको आयनाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, आयनाइज करने के लिए विजिबल रीजन, अगर मुझे लॉन्गर वेवलेंथ चाहिए तो जो इसका एमिशन होगा ना, अब लॉन्गर वेवलेंथ तो यूज हो गए, तो शॉर्टर वेवलेंथ वो इमिट करता है, शॉर्टर वेवलेंथ इमिट करेगा। अगर मान लो शॉर्टर वेवलेंथ यूज हुआ तो लॉन्गर वेवलेंथ इमिट होता है। तो इसको जो कलर होता है ना, इस कलर को अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं दिखेगा, जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो दिखेगा, उसको कहते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब अपन ज्यादा कुछ कलर में कॉम्प्लीमेंट्री कलर में प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट क्योंकि अपन पेल वॉयलेट इस टाइप से काफी कुछ आते हैं ऐसे, लेकिन कहीं कहीं अपन थोड़ा सा प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट अभी उसकी जरूरत नहीं, वो 12th में अपन को जरूरत पड़ेगी। तो 12th में मैं बताऊंगा थोड़ा एग्जैक्ट करके कि कैसे अपन कलर को प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा, लेकिन उसके लिए मुझे गिवन होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन सा वेवलेंथ इसने यूज किया, तो मैं बता दूंगा कि कौन सा वेवलेंथ इमिट कर रहा है। वो 12th में मिलेगा, अभी नहीं, अभी अपन को ये याद करना है। अब फ्लेम टेस्ट के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और अपन को जरूरत है, बाकी तो सब अपन को पता है। जो जिसमें तुम गलती कर सकते हो मेनली मैं आपको वही बताऊंगा, जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था ना आपने, इसमें एफ ऑर्बिटल होंगे, एफ ऑर्बिटल होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ होगा। ठीक है। जेड इफेक्टिव सीधा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। सो लाइक दैट अपन को नहीं करना, वो सब नहीं लिखना अपन को। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वो सब नहीं चाहिए। हमने सब पढ़ा हुआ है, आयनाइजेशन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, मतलब उस टाइप से हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। So that is about the physical properties of these। अब मैं इसको भी नहीं लिख रहा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी सभी अपने कॉमन सेंस से लिखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी साइज बढ़ रहा है तो ज्यादा डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है तो डिक्रीज ही होगा। अब लिखने की क्या जरूरत है, थोड़ा दिमाग तो अपने आप भी लगाओगे। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, अब अपन केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। ये वो पार्ट था जो आपको पता नहीं होगा, मैंने आपको बताया, लिखो।
भाई ये लिखो, ये अपन को जरूरत है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन लिखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बाकी अपन का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इस पार्ट से पूछेंगे या इस पार्ट से पूछेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो अपन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सारे मेटल, ऑल मेटल reacts with oxygen to form metal oxide. To form metal oxide. मैं ऑक्साइड ही लिख लेता हूं पहले, ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सभी बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, कुछ हीट करने से बनाएंगे, कुछ डायरेक्टली बनाएंगे। ठीक है। लिथियम फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड, अपन बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग की अपन को टेंशन नहीं, बैलेंसिंग कोई नहीं पूछने वाला, आप बस ध्यान रखो क्या बता रहा। सोडियम reacts with oxygen to form Na2 और ये सोडियम ऑक्साइड, और इसको अगर अपन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे O2 से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा Na2 सोडियम परऑक्साइड। इसको और ऑक्सीजन से हीट करेंगे तो नो रिएक्शन। जब भी नो रिएक्शन होगा मैं वहां क्रॉस कर दूंगा, तो पूरा नो रिएक्शन नहीं लिखूंगा, तुम नो रिएक्शन उसको लिख सकते हो, आप उससे नो रिएक्शन लिख सकते हो। मैं ऐसे कर लेता हूं, पोटेशियम when reacts with oxygen gives potassium oxide। इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आई विल गेट पोटेशियम परऑक्साइड, और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आई विल गेट KO2 दैट इज सुपर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, और ये सुपर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में ऑब्वियसली विल से दैट जो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी है। वैसे अपन ने पहले ट्रस्टेबल सीरीज में भी लिखा था कि मेटल अगर कोई परऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा परऑक्साइड से, ज्यादा स्टेबल होगा मेटल ऑक्साइड से। लिथियम डू नॉट फॉर्म, ये ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। मतलब लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाएगा और परऑक्साइड भी बनाएगा, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ऑक्साइड भी बनाएंगे, परऑक्साइड भी बनाएंगे और सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे बिकॉज ऑफ देयर साइज। अभी ऑक्सीजन का साइज ऐसा होता है और लिथियम ऐसा होता है। लिथियम ऐसा होगा, तो एक ऑक्सीजन जो बड़ा ऑक्साइड होगा ना वो दो लिथियम के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब
लिथियम बहुत ही छोटा होता है, ये -2। सोडियम छोटा, तो इनमें काफी ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, उसका साइज छोटा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी आता है। सोडियम थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन, अब ये O नहीं, मैंने ऑक्सीजन का साइज लिखा, तो इस पर चार्ज डेंसिटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फिर ये 2 सोडियम को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें चार्ज काफी कम होगा, इसका भी चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये 2 तरफ से अट्रैक्ट करेगा। और अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम का साइज इससे बड़ा होता है, मतलब पोटेशियम ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। पोटेशियम खुद बड़ा है, इसलिए पोटेशियम एक से ज्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर सकता है। सोडियम का साइज छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन 2 सोडियम को अट्रैक्ट करता है, और यहां इसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये इसको पोलराइज करके सिर्फ एक ही तरफ इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, पोलराइजेशन, फजान रूल जैसे, वो एक कोवेलेंट विथ हाई लैटिस एनर्जी लिथियम ऑक्साइड बनाता है बस। तो जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसको ऑक्सीजन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी ऑक्सीजन को लेने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी, इसलिए वो बड़े वाले जो होते हैं एटम्स, वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, परऑक्साइड भी बनाएंगे और ऑक्साइड भी बनाएंगे, लेकिन जो छोटे एटम्स होंगे वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे। उसने सिर्फ ऑक्साइड बनाया, इसने ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाया, और उसने सुपर ऑक्साइड भी बनाया। ठीक है ना? Yes. तो Yes, sir. अपन कहेंगे कि मतलब परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स आर स्टेबल विथ लार्ज कैटाइन्स, है ना? So peroxide and superoxides are stable with the large cations. तो लिख देता हूं, peroxides and superoxides are stable with large cations. और large cation के साथ stable होंगे, they are stable with the large cations. All oxides, peroxides and superoxides forms basic solution when dissolved in water. Basic solution when dissolved in water. In water. मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई किसी भी ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स का नेचर चेंज नहीं होगा जब आप पानी में डालेंगे। तो अपन कहेंगे भाई जैसे ये है आपके पास, अपन लिखेंगे, मान लो आपके पास KO2 है, इसको पानी में डाल दो तो you'll get KOH प्लस O, तो KH मिलेगा प्लस O मिलेगा, so twice of KOH plus O, like that. मतलब they will form the basic solutions. Basic solutions. All alkali metals when dissolved in except lithium, we can write that. Except lithium, all
alkali metals reacts with water violently or explosively. Reacts with water explosively. मतलब अगर लिथियम के अलावा अगर मान लो मैंने सोडियम को ऐड किया वाटर में, we'll get the sodium hydroxide, no doubt, and hydrogen will be liberated. बट सोडियम को ऐड करूंगा तो पानी में सोडियम डालेंगे ना, तो वो बर्न होना, पानी में बर्न होता है सोडियम। पोटेशियम तो और ज्यादा एनर्जी हीट लिबरेट करेगा, सीजियम को अगर पानी में डाल दो तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं वो वाटर, सो दे आर सो मच हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब दिस इंडिकेट्स दैट दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब लिख भी सकते हैं indicating that they are highly electropositive metals, indicating that they are highly electropositive metals. सर ऐसे कोई ऑर्डर भी होता है क्या, सबसे ज्यादा वायलेंटली कौन रिएक्ट करेगा? बिल्कुल होता है, सीरियम करेगा। The basic strength of hydroxides, basic strength of hydroxides, वैसे तो अपन को पता है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जो अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा। सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज द वीकेस्ट बेस among them. अब ना we know that ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, अल्काइल मेटल एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे। एक और पॉइंट लिखिए बेटा, अल्काइल मेटल reacts with cold and hot water and warm water. अब देख भाई, कोल्ड लिखा होगा ना तो 0 डिग्री तो अज्यूम कर ही सकते हैं, उससे कम भी अज्यूम कर सकते हैं। वार्म लिखा है मतलब हीटिंग इफेक्ट, वार्म वाटर, राइट। The SRP value that is called reactivity series में ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज,
और रिडक्शन पोटेंशियल values indicates that reactivity order is lithium is more reactive than cesium, rubidium, potassium, and sodium. So lithium का reactivity water में ज्यादा है as compared to sodium से due to its small size. Due to small size of lithium, it has high hydration energy. और रीजन जो होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी होता है. बाकी केसेस में रिएक्टिविटी वैसे लेंगे. एक्चुअली अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें ना तो अपन कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ सीजियम की ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रुबिडियम, पोटेशियम और सीजियम, सोडियम और लिथियम. ये ऑर्डर होना चाहिए और ये होता भी है इन गैसियस स्टेट. ये रिएक्टिविटी होती है. बट इन वाटर लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सीजियम से. बाकी सेम होता है रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम. इट इज वो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि रिएक्टिविटी के लिए क्या करना होता है. जैसे लिथियम है सॉलिड है, पहले मुझे किसका क्या करना होगा, इसको एटमाइज करना होगा, एटम में कन्वर्ट करना होगा, सिंगल एटम में. ठीक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव. ये गैसियस एटम में कन्वर्ट किया मैंने. अब इसको आयनाइज करना होता है, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव क्योंकि इसको अपन आयनाइज करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. यहां सब्लिमेशन किया मैंने और उसके बाद फिर इसको वाटर में डिसॉल्व करना होता है. तो वाटर में ये लिथियम एक्वस बनेगा. ये डेल्टा एच जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है. इसका ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है. तो यहां एंडोथर्मिक है, यहां एंडोथर्मिक है, तो गैसियस आयन बन गया और फिर उसके बाद हाइड्रेशन. अगर मान लो हाइड्रेशन की हम बात ही ना करें तो फिर इसी में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. थोड़ी देर पहले आपने मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा था, इसका सबसे ज्यादा है. तो मैंने कहा अगर गैसियस स्टेट है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, लेकिन अगर वाटर है तो इसके हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वो एक्सोथर्मिक होता है. तो वाटर में लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है और वैसे हमेशा सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर वाटर में पूछेंगे तो अपन लिथियम ज्यादा रिएक्टिव बताएंगे. वाटर में लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन बाकी सभी केसेस में सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है. और सिर्फ सीजियम और लिथियम में ही चेंज आ रहा है वाटर में है, बाकी में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि बाकी के साइज बड़े होते हैं, उनका हाइड्रेशन भी नहीं होता. इसको लिख भी लेना, इसको लिख देना. ठीक है, इसको तो लिख देंगे. अब लिथियम को अगर एयर के साथ रिएक्ट करूंगा तो N2 और O2 दोनों होते हैं ना इसमें, तो ये लिथियम नाइट्राइड भी बनाएगा एंड लिथियम ऑक्साइड भी बनाएगा एयर के साथ. तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड और ऑक्साइड भी बनाएगा. बट अगर हम सोडियम को रिएक्ट करते हैं एयर के साथ
मतलब N2 और O2 होता है, तो ये सोडियम नाइट्रेट नहीं बना, Na2O बनाएगा, ये पेरोक्साइड बनाएगा जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे तो। लिथियम का छोटा साइज होने की वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और फजान रूल में पढ़ने पड़ा था कि अगर कैटायन का साइज छोटा होगा और एनाइन पे ज्यादा चार्ज होगा तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, और लिथियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। आगे पढ़ेंगे भी, लिथियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड, लिथियम फॉर्म्स कोवलेंट। लिथियम का छोटा साइज होने की वजह से वो एलॉय फॉर्मेशन भी करता है और कोवलेंट कंपाउंड भी बनाता है। तो पहले पढ़ा है ना लिथियम सॉल्युबिलिटी में कि लिथियम क्लोराइड इज वाटर इनसॉल्युबल, bromide is water insoluble, iodide is water insoluble, only lithium fluoride is water soluble। वो भी हैलाइड्स में भी पढ़ेंगे, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया आपको। दूसरा चेक करेंगे अपन हाइड्रेट्स। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाइड्रेट तो बनेंगे। ऑल मेटल्स, मेटल को ना एम लिख लेते हैं, एम इज मेटल, reacts with hydrogen at 450 degrees centigrade to form metal hydrates। ये पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो ट्रस्टेबल सीरीज में ही बताया आपने। अल्कली मेटल मोर ट्रस्टेबल देन हाइड्रोजन, ठीक है। अभी टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड की बात करें तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड, एमएच, तो अपन कहेंगे लिथियम का ज्यादा होता है, सोडियम से ज्यादा होता है सीजियम। मतलब लिथियम का टेंडेंसी ज्यादा होता है क्योंकि वो कोवलेंट ज्यादा है, उसमें साइज का डिफरेंस कम है तो वो बहुत ज्यादा इजीली बना लेता है। अगर अपन चेक करें स्टेबिलिटी तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ तभी तो टेंडेंसी कम है, डिक्रीजेस डाउन ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन। हाँ डिफरेंस इन साइज मतलब वही बात है, ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन, due to difference in size in the metal and hydrogen. So lithium hydride is more stable than sodium hydride is more stable than cesium hydride, क्योंकि उनका स्टेबिलिटी डिफरेंस, उनका साइज डिफरेंस ज्यादा है। इसी वजह से तो आपने टेंडेंसी बताया कि लिथियम का टेंडेंसी क्यों है ज्यादा हाइड्राइड बनाने का, रीजन बताया। लेकिन अगर अपन आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो अपन कहेंगे आयनिक कैरेक्टर तो ज्यादा इसमें होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और बेसिक स्ट्रेंथ क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो दीज ऑल आर बेसिस। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है आयनिक कैरेक्टर, सो अपन कहेंगे आयनिक कैरेक्टर एंड द बेसिक स्ट्रेंथ, इसको ना पॉइंट्स लिखते हैं, आयनिक कैरेक्टर एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सो आयनिक कैरेक्टर ना बेसिक स्ट्रेंथ दैट विल बी लिथियम हाइड्रेट का कम होगा सोडियम हाइड्रेट से, वो कम होगा। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
आयनिक कैरेक्टर एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो आयनिक कैरेक्टर मैंने किसके बेसिस पे बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, और बेसिक स्ट्रेंथ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जितना कम इसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना इजीली ये H नेगेटिव देते हैं सॉल्यूशन, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मेटल हाइड्राइड को अगर अपन पानी से रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन लिक्विड करेगा। So they are basic in nature because जब अपन उसे पानी में डाल रहे हैं तो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, that's why they are basic in nature। और बेसिक कैरेक्टर में अपन को पता था पानी में डालने से अगर ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था सीजियम हाइड्रोक्साइड हैज मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर। स्टेबिलिटी का मतलब मैं थर्मल स्टेबिलिटी ही लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी का मतलब ही थर्मल स्टेबिलिटी होगा, राइट? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीटिंग इफेक्ट। हीट करने के लिए अगर डिकम्पोज करना है तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक भाई मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था, आपके पास कैटाइन भी है, आपके पास एनाइन भी है। अपन सबको पता है मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है और एनाइन एनोड पे डिपॉजिट होता है। On electrolysis, H2 gas liberated at anode, and metal is deposited at cathode, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस काफी बताया हुआ है पहले। Lithium and sodium, due to their small size, forms the complex hydrates। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड बनता है एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब वैसे अपन नहीं भी कर सकते हैं, दैट इज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हाइड्राइड्स के लिए, ये दोनों पॉइंट से अपन को इनऑर्गेनिक में काफी क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमेशा पढ़ते रहेंगे। पहले इसकी बात, ऑल मेटल with halogens to form hydrates. So metal react with halogen to form crystalline metal hydrates. Crystalline metal hydrates. Metal halides, है? Crystalline metal hydrate, metal halides. अगर इसमें अपन इसमें रिएक्टिविटी की बात करें ना, हाइड्रोजन के साथ, तो सीजियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स लेस आयनाइजेशन।
सीजियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। और हेलोजेंस की बात करें अगर अपन, तो हेलोजेंस के लिए तो हमेशा ही रिएक्टिविटी ऐसे ही होता है। हेलोजेंस में रिएक्टिविटी हमेशा F2 की ज्यादा होगी Cl2 से, Cl2 की ज्यादा होगी Br2 से। बेनाइट। लिथियम फ्लोराइड, we can hit the lattice energy. So among lithium fluorides, lithium chloride, lithium bromide, and lithium iodide, only this is soluble in water. In water. जबकि these are insoluble in water but soluble in the organic solvents. Insoluble in water, but soluble in organic solvents. Organic solvents like pyridine acetone, solvents like pyridine acetone, etc. we can write. Indicates that lithium chloride, lithium bromide, and lithium iodide are covalent in nature. Are covalent in nature. They have a covalent nature. Co-indicate रहता है। B. Melting points. Melting point of lithium fluoride is greater than lithium bromide. Chloride is greater than lithium bromide is greater than lithium iodide due to the high lattice energy of lithium fluoride. Due to lattice energies. अब अपन को lattice energy तो पता है. Lattice energy is directly proportional to charge, inversely proportional to lattice energy is inversely directly proportional to size. लो भाई हो गया. ये lattice energy अपन को पता है. Due to the large size, ऊपर लिखा हूं, सी वाला. Due to the large size, of potassium, rubidium, and cesium. Potassium, rubidium, and cesium. Their halides have tendency to combine with extra halogens.
they have tendency to combine with extra halogens. अगर मेरे पास Ki है तो ये I2 से रिएक्ट करवा के Ki3 बना देता। तो Ki को अगर अपन रिएक्ट करेंगे ना I2 के साथ तो इट विल रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म ब्रांच। Not only this, we can write like this also. Ki को रिएक्ट करते हैं ICl के साथ, BrCl कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बना देगा Ki प्लस Br प्लस Cl, मतलब तीनों ऐसे अलग अलग हेलोजेंस भी हो सकते हैं। तो फॉर्म देते हैं। और अगर इसको हीट करेंगे तो इसमें से पोटेशियम क्लोराइड बनेगा प्लस IBr बनेगा। वो इसलिए क्योंकि Ki, KBr और KCl मैक्सिमम स्टेबिलिटी KCl का होगा बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की वजह से अब इसमें तो तीन हाइड्रोजन एक जैसे थे, इसमें अलग अलग हो गए। तो जब अपन हीट करके अगर डिकम्पोज करना चाहें तो फिर कौन सा हैलाइड बनेगा पोटेशियम के साथ जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। आप हीट कर रहे हैं ना, इवन वी कैन राइट लाइक दिस। अपने पास KF है, अपन इसको BrF3 से रिएक्ट करवाएंगे, वी गेट दैट KBrF4, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप भी बना सकते हैं। KF को अगर अपन BrF3 से रिएक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स जैसे भी बना सकते हैं। और हेलोजेंस का टेंडेंसी होता है दे फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, वो अपन ने लिखा हुआ था कहां पर, ट्रस्ट टेबल सीरीज में, कि हेलोजेंस हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। So that is about the halides. अब अपन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये बाइकार्बोनेट एक बार अपन पहले लिख चुके हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, नो अदर कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन इट। ये अपन ने डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट में पढ़ा हुआ है। नो अदर कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन इट, ऑन इट। अल्कली मेटल के बाकी कोई कार्बोनेट डिकम्पोज होता ही नहीं, वो भी इसलिए डिकम्पोज होता है क्योंकि मैग्नीशियम और लिथियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ऑल बाइकार्बोनेट्स, तो अगर अपने पास मेटल बाइकार्बोनेट है ना, मेटल बाइकार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो मेटल कार्बोनेट बनता है, प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ग्रेट। Lithium bicarbonate is liquid.
but others are solids. पहले पर ने लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट कि अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट सारे लिक्विड होते हैं. अल्कलाइन मेटल कार्बोनेट ना मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम सारे लिक्विड्स होते हैं और लिथियम तो वही करेगा जो मैग्नीशियम करेगा. डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे पढ़ा होगा. बोल सर एक डाउट सर, आप बोल. फिर से एक बार बता सकते हो लिथियम के अलावा और कोई कार्बोनेट डिकम्पोज क्यों नहीं होता? They have high thermal stability ना, due to high thermal stability. अगर डिकम्पोज नहीं हो रहा तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी लिख लेंगे. इसके अलावा थोड़ी कंडीशन वाला है. कार्बोनेट लिखेंगे. अब ऐसे इसलिए नहीं बता रहा कि छोड़ो ना उतना अपन से कोई नहीं पूछ रहा था. डायग्राम बना के लिखा. लिथियम छोटा था ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड था, कम स्टेबल होगा. कोवेलेंट कंपाउंड है तो छोटा साइज होने की वजह से. लेकिन सोडियम बड़ा साइज होता है. अब सोडियम बड़ा साइज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा फिर इसमें, एनी कैरेक्टर. और एनी कंपाउंड में लेटेस्ट एनर्जी मतलब एनी कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, डिकम्पोज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी इस वजह से. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बाइकार्बोनेट. In sodium bicarbonate, there is a linear chain of hydrogen bonding. It is like this. Like that. मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मैं लीनियर चेन बनाना चाहता हूँ मतलब एक्चुअली, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी. क्या बनाए, ऐसे बना देते हैं क्योंकि बाइकार्बोनेट है ना अपने पास स्ट्रक्चर. हाँ एक नेगेटिव चार्ज बना देते हैं. ठीक है, कार्बोनेट भी लिखना पड़ेगा. ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है. ऐसे बनाते हैं. डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है. ये पॉलीमेरिक होगा ना इसलिए ये प्रेसिपिटेट होता है. इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि इसकी आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है. अगर इसकी जगह पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता तो इसकी इट फॉर्म्स अ डाइमर. डाइमर डाइमर मतलब वो सिर्फ ऐसे बनाएगा. ऐसे बनाता है बस. डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल. सो ड्यू टू लेस, अब डाइमर बनेगा तो दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना. इधर तो लीनियर चेन बनेगा तो एक पॉलीमर जैसे बन जाएगा. इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोडियम बाइकार्बोनेट. KHCO3 है. इट इज मोर सॉल्युबल. मोर सॉल्युबल इन वाटर. सो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है. देख इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स.
सल्फेट वगैरह में तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सल्फेट्स, ऑल फॉर्म सल्फेट्स, सॉल्वेंट वाटर। ऑल फॉर्म सल्फेट सॉल्वेंट वाटर। अगर अपने पास मेटल सल्फेट है ना, और इसको कार्बन, मतलब एनी रिड्यूसिंग एजेंट है, इवन कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है पेपर पैलेट्स, तो पेपर को भी बर्न करूंगा तो कार्बन ही बनेगा। It decomposes to give metal sulfate plus CO2. It decomposes to give metal sulfate plus CO2. तो डायरेक्टली डिकम्पोजिशन तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट कार्बन से रिड्यूस हो जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डबल salts. Have tendency to form double salts. To form double salts. With aluminium, iron, chromium, etc. called alums. अपन इनको alums बोलते हैं। Alums are used in conversion of hard water to soft water. Soda alums. ये alums होगा। एल्यूमिनियम की जगह आयरन भी लिख सकता हूं, देन दे आर कॉल्ड फेरो एलम्स, और अगर क्रोमियम लिखते हैं तो क्रोम एलम्स। दे आर कॉल्ड क्रोम एलम्स। मैंने ना जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सॉल्युबिलिटी सब अपन एक साथ ही लिख लेंगे। मैंने उसको इसलिए किसी उसमें सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा। वाटर सॉल्युबल अपन बोल रहे हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल, लेकिन ऑर्डर क्या होगा टॉप टू बॉटम वो नहीं लिख रहे, तो सब एक साथ ही लिखेंगे। नाइट्रेट्स। अब अगर सल्फेट बनाना है तो अपन को क्या है, मेटल को H2SO4 से रिएक्ट करवा दो, सल्फेट बन जाए। नाइट्रेट बनाना है तो मेटल को HNO3 से रिएक्ट करवा दो, नाइट्रेट बन जाए। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये अपन पहले लिख चुके हैं। नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होता है, सल्फेट कैसे डिकम्पोज होता है, बाइकार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होता है, कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होता है, ये सारा पार्ट अपन ने लिखा हुआ है पहले, वो पढ़ने के लिए अपन ने जब लिखा हुआ स्टोइकोमेट्री पढ़ने से पहले, मोल कांसेप्ट पढ़ने से पहले। बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो डिकम्पोज करते हैं, तो अपन ने लिखा था ये डिकम्पोज करोगे तो आप लिखोगे Na, NO2 प्लस O2, नाइट्राइट बनता है। और अगर सोडियम नाइट्रेट को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो 500 पे करोगे तो ये आएगा, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी यही लिखेंगे, लेकिन 800 और अबव है तो Na2O बनेगा प्लस N2 बनेगा प्लस O2 बनेगा।
फिर नाइट्रोजन गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कितने टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। नाइट्रेट अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना, तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा है। अब जैसे जैसे अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल और 13 तो 14 ग्रुप में जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, नंबर्स कम हो जाएंगे, ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है। Only lithium reacts directly with carbon to form lithium carbide. Directly to form lithium carbides. That is Li2C2. Li2C2 जैसे एसिटिलीन लिखते हैं ना ऐसे Li2C2 and all of this metal form carbides indirectly, बाकी सब indirectly form करेंगे carbides by acetylene, by alkynes। तो एल्काइन में अपन को पता है, एल्काइन में तो एसिटिलीन ना, और अपन को पता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होता है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक जैसे बिहेव करता है, तो इसको अपन मेटल से रिएक्ट करेंगे, तो M से रिएक्ट कर लेते हैं भाई, सोडियम से रिएक्ट कर लेते हैं, तो I'll get Na2C2। मतलब बाकी मेटल्स जो है वो भी बनाएंगे कार्बाइड्स, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, वो इनडायरेक्टली बनाएंगे। सो दे विल फॉर्म कार्बाइड्स लाइक दिस। कार्बाइड तो सभी बनाएंगे बट दे विल फॉर्म। ठीक है, सल्फाइड्स की बात करते हैं। मेटल डायरेक्टली सल्फाइड से भी रिएक्ट कर लेते हैं। all metal sulfides are basic in nature। मेटल सल्फाइड बनाएंगे अपन ऐसे, इसमें -2 होता है, इसमें +1 चार्ज। All alkali metal sulfides are basic in nature। And all can form polysulfides। All can form polysulfides। Polysulfides are also basic in nature। As ऐसे polysulfides बनाते हैं। Structure will be like this। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज होगा।
और बाकी सल्फर इधर जितना आप ऐड करोगे पॉलीसल्फाइड में, और फिर नेगेटिव चार्ज और मेटल का चार्ज। मतलब इधर आप H3 लिखना है तो ये 1 हो जाएगा, H2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, H3 होगा तो फिर ये 3 की जगह ये 3 होगा, तो फिर अपन N का वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट करके सारे पॉलीसल्फाइड बना सकते हैं। पॉलीसल्फाइड में सब में सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे, लास्ट वाले में मेटल पे +1 होगा और सल्फर पे -1। तो अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो अपन कहेंगे ये 0 ले लो, इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो इसको 1 ले लो, इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो इसको 2 ले लो, लाइक दैट वी कैन राइट पॉलीसल्फाइड्स। ऑल metals liberate H2 with, अब ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कि किसी भी कंपाउंड में डालते हैं, अगर वो थोड़ा भी एसिडिक है ना तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो अपन कहेंगे जैसे H2O है, NH3 है, इवन अमाइंस है, अल्कोहल है, राइट। देन वी कैन राइट एसिड से तो होगा ही होगा भाई, किसी में भी बस NH और OH बॉन्ड दिख रहे हैं ना तुमको, मतलब अगर एसिड है तो हाइड्रोजन तो लिबरेट हो गई होगा, और अगर NH और OH बॉन्ड दिख रहा है तब भी होगा। मतलब यहां तक अपन ने हिस्से भी लिया कर, ये भी लिबरेट करता है। मतलब द लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद इवन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें थोड़ा भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो वो लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन। एंड दे ऑल रिएक्ट विद नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। अपन ने कार्बाइड भी बनाए, फॉस्फाइड भी बनाए, लाइक दैट वी कैन राइट। They will react with the non-metals also, सभी non-metals से react करते हैं। नाइट्रोइड भी बनाए बनने, बट नाइट्रोजन सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है, कार्बाइड्स तो सभी ने बनाया। लिथियम डायरेक्टली बना लेता है, बाकी सब इनडायरेक्टली बनाते हैं, बनाते हैं सभी। सल्फर से रिएक्शन करूंगा तो सल्फाइड बनाए। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, अब देख अपन ने जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। एक तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को टिक कर दो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद एयर, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, हैलाइड्स और हाइड्रेट्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 2 3 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये मतलब सॉल्बिलिटी इन लिक्विड अमोनिया से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसा अल्कली मेटल में होता है वैसे ही ऑलमोस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी होता है सॉल्बिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। So we'll read that all metal dissolves in liquid ammonia. All alkali metals dissolves in liquid ammonia. NH3 सारे के सारे मेटल डिसॉल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया। टू गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन, टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। अभी जब अपन मेटल लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं अपन सोडियम, एनी मेटल है, सोडियम ले लिया, आप कोई भी मेटल ले सकते हो। इसको जब मैं अमोनिया से रिएक्ट करूंगा ना तो ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है, बट वाटर का पोलैरिटी बहुत ज्यादा होता है अमोनिया के कंपैरिजन में। पानी होता तो हाइड्रोजन ही लिबरेट हो जाता, अमोनिया में हीटिंग से होगा लिबरेट, बट होगा। जब अपन इसे अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे ना तो ये सोडियम आयन बनाता है,
और एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहां पर इसका जो अमोनिया, ये पॉजिटिव चार्ज जो बना ना, ये सॉल्वेट तो होता है लेकिन अमोनिया से सॉल्वेट होता है। इलेक्ट्रॉन भी या नेगेटिव चार्ज है, ये सॉल्वेट तो होता है लेकिन अमोनिया से सॉल्वेट होता है। तो अपन ने X प्लस था। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेट? मतलब है अपने पास अमोनिया है ना, तो सोडियम जो है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द नाइट्रोजन। इसी को तो हाइड्रेशन बोलते हैं। पानी होता तो हाइड्रेशन, कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन। इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे सॉल्वेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे सॉल्वेट हो जाएगा। ये नाइट्रोजन से सॉल्वेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। In case of water, it is called hydration of H2O. It is called hydration. अपन इसको hydration बोलते हैं। In case of water, it is called hydration. ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, ये सॉल्वेटेड सोडियम है, सोडियम, और ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है। The blue color is due to the solvated electron that is in the visible region. तो अपन उसको लिखेंगे हैं वर्ड्स में। अब this solution is paramagnetic in nature and conduct electricity due to presence of unpaired electrons. अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस ही बात है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू दैट, राइट। So the ammoniated electron, ammoniated electron, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ अमोनिया है। द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन absorb the light in the visible region, in the visible region, and excited to higher energy levels, and excited to higher energy levels, energy levels. ठीक है ना, and excited to higher energy levels. So when the radiations are emitted, the complementary radiations are emitted. Complementary radiations are emitted. They gives blue color to the solution. Blue color to the solution. So blue color to the solution is because of the presence of ammoniated electrons. Is due to the presence of ammoniated electrons.
ठीक है, जब अपन ब्लू कलर को, when the blue color solution is heated, when the blue color solution is heated, blue solution is heated, it liberates H2 gas. तो मेरे पास जो ब्लू सोल्यूशन होगा ना, मतलब दिस सोल्यूशन है, when heated then it converts into metal amide, मतलब अपन इसको सोडियम अमाइड लिख लेते हैं। ये रिएक्ट कर जाएगा इससे, तब ये रिएक्ट कर जाएगा इससे। So these are called, इनमें ना कॉपर कलर अमाइड होगा, कॉपर कलर अमाइड, ये सोडियम अमाइड हो गया आपके पास। अब हीट करेंगे तो वहां कैटलिस्ट भी होना चाहिए है, वो कैटलिस्ट बताना चाहिए उनको। अगर सिर्फ हीट करने से पर नहीं बताने वाले, उनको कैटलिस्ट भी बताना पड़ेगा, फेरिक नाइट्रेट के साथ। फेरिक नाइट्रेट मतलब like that. If the concentration of metal increases, if the concentration of metal increases, if the concentration of metal increases, the solution converts to bronze color. Due to formation of metal clusters and its paramagnetic character decreases. Paramagnetic character decreases. क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मेटल का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ेंगे, तो वो पेयरिंग शुरू कर देंगे। जब अपन मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए उनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और बहुत सारा मेटल आने की वजह से वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड अमोनिया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो उनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अगर अपने पास लिथियम, अमोनिएटेड लिथियम है ना, और इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeNO3 या Fe या प्लेटिनम, तो ये लिथियम इमाइड बनाता है। इमाइड बने, हाइड्रोजन लिबरेट किया, ये अमाइड बनाते हैं, ये इमाइड बनाता है। ये सोडियम अमाइड बनाया है, इट फॉर्म्स अमाइड, ये सोडियम अमाइड है, लेकिन इसने इमाइड बनाता है लिथियम, हीट करने से वो अमाइड बनाते हैं। दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टाइम अपन थोड़ा सा डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, एनामोलस बिहेवियर पढ़ेंगे, और फिर सॉल्युबिलिटीज लिखने के बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना ये खत्म भी हो जाएगा और अपन बोरॉन शुरू भी कर लेंगे। मतलब बोरॉन कैसे, अभी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल भी करना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल तो छोटा सा पार्ट है, तो ये आपका टेस्ट ब्लॉक था आज। अब मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि मेरी क्लास फिर है। सर वो लास्ट में लिथियम इमाइड लिखा है ना?